हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रामपुर फिजिक्स वाले। तो इस वीडियो में हम लोग केस स्टडी या फिर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। केस स्टडी में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिजिक्स से रिलेटेड जो भी केस स्टडी हमारे आएंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग जो है केस स्टडी पढ़ने के लिए, केस स्टडी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो कुछ बातें बहुत ही ज़रूरी हैं जिसको ध्यान रखना है। तो पहले उन बातों को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश में लगेंगे। तो देखिए, पहले तो हमें देखना क्या है कि केस स्टडी कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग जैसे होगा क्या कि किसी भी चैप्टर का अगर केस स्टडी आ रहा है तो पहले तो वो चैप्टर हमें पूरी तरह से थ्योरी होगा या फिर उसका जो जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, वो चीज़ें हमारी एकदम कॉन्सेप्ट से जो है क्लियर होनी चाहिए। इससे आसानी होगी। जिससे मान लीजिए अगर कोई केस स्टडी दे दे रहा है, जैसे पैसेज दे दे रहा है, तो वहाँ क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट को वो नहीं लिखता है। जैसे कुछ कॉन्सेप्ट लिखेगा, उसी पे हमारे 5 क्वेश्चन दे देता है। 5 क्वेश्चन में से हमें 4 क्वेश्चन को करना रहता है। तो होगा क्या कि अगर हम लोग उस केस स्टडी को पढ़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि इस केस स्टडी को पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन के आंसर यहीं से मिलेंगे। ये अनसीन पैसेज नहीं है जो इंग्लिश में हमारे आते हैं कि अगर वो अनसीन पैसेज दे देंगे फिर क्वेश्चन पूछेंगे तो सारे क्वेश्चन जो है हमें वहाँ से मिल जाते हैं। लेकिन इस फिजिक्स टॉपिक में, फिजिक्स से रिलेटेड जो भी केस स्टडी आएगा उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें क्या होगा, पैसेज बेस्ड हमारे कॉन्सेप्ट दिए होंगे, उससे कुछ क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे, उन्हीं क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे या फिर जो भी थ्योरेटिकल होंगे उसको हम लोग जो कॉन्सेप्ट से पढ़े हुए हैं उसी को अप्लाई करके वहाँ उसका ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे। तो पहले तो हमें क्या होना चाहिए, कंप्लीट द चैप्टर और कॉन्सेप्ट। मतलब सबसे पहले हमारा जो भी चैप्टर है या फिर कॉन्सेप्ट है वो चीज़ हमारे लिए क्लियर होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गो थ्रू क्वेश्चंस डायरेक्टली। फिजिक्स में क्या करना है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो सबसे पहले आप लोग इस पैसेज को मत पढ़िए, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन पे होगा क्या कि अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पता है तो क्या होगा, यू विल फाइंड आंसर डायरेक्टली बाय कॉन्सेप्ट। मतलब कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपने जो चैप्टर में पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है वहीं से डायरेक्ट पूछ देते हैं, तो वहाँ से आप लोग उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। और अगर न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल के लिए आप लोग को फार्मूला चाहिए, तो आप लोगों को फार्मूला याद होगा तो वो चीज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोग उसका आंसर नहीं पता कर पाते हैं, जैसे इफ़ यू डिड नॉट फाइंड योर आंसर करेक्ट ऑप्शन देन रीड द पैसेज केयरफुली, तब हम लोग को जो है केयरफुली इस पैसेज को रीड करना है। साइलेंट माइंड से रीड करेंगे, जिसके लिए हमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आराम से पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा आंसर मैच मतलब मिल रहा है कि नहीं पैसेज से। अगर पैसेज से क्वेश्चन अगर उसका करेक्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि जो हमने इस जो ये टॉपिक दिया हुआ है पैसेज बेस में, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। यही सब बातों को ध्यान में रखना है कि कॉन्सेप्ट सबसे पहले सब क्लियर होना चाहिए केस स्टडी के लिए। तो ये सारी बातों को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट बना सकता है, जैसे बोर्ड में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड जो हमारा केस स्टडी है वो आज इस वीडियो में आएगा। दो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहला ये होगा और सेकंड हमारा जो होगा वो रेयर और डेंसर मीडियम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। ये दोनों केस स्टडी हम लोग आज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि अगर हम पैसेज देखते हैं फिजिक्स के लिए, अगर केस स्टडी हमारे फिजिक्स में आ रहा है तो पहले हम लोग पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे जैसे होता क्या है ना, क्वेश्चन पे मैं जाने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन के आंसर आप लोग को तो डायरेक्ट याद हो जाएंगे, मतलब डायरेक्ट याद हुए रहते हैं या फिर डायरेक्ट आपको समझ में आ जाते हैं कि हाँ हमारा ऑप्शन ए होगा या बी होगा, जो भी ऑप्शन होगा। तो ये चीज़ें क्लियर होनी ज़रूरी है कि क्यों हम लोग पहले क्वेश्चन पे ही जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन क्या है, आसान दिया रहता है
उसके ऑप्शन को हम लोग को चेक करना ज़रूरी रहता है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो जैसे क्या करना है कि पैसेज हमारा ये पहला क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों का ये मिला कर दिया हुआ है ये पैसेज। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन में देखो जैसे लिखा हुआ है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। अच्छा, अगर लाइट एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है, इससे हम लोग क्या 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 बातें हम लोग देख सकते हैं। तो अगर एयर से ग्लास में, जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर एयर से ग्लास में अगर लाइट ट्रेवल कर रही है तो एयर कैसा मीडियम, रेयरर मीडियम, ग्लास हमारा डेंसर मीडियम। इसका मतलब है कि रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है। अच्छा, रेयरर से डेंसर मीडियम में जब रे ऑफ लाइट जाती है तो क्या होती है, बेंड करती है। और बेंड कहाँ करती है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा, अगर नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, इसका मतलब अगर हम लोग फिगर भी बनाने की कोशिश करें, ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ेगी, ये हमारा एयर मीडियम, ये हमारा ग्लास का मीडियम। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, और अब क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कैन नॉट से। तो इन्हीं ऑप्शन में अब हमारे देखिए जैसे एंगल से रिलेटेड अब ये हमको ऑप्शन में टिक करना है। तो एंगल से रिलेटेड हम लोग जानते हैं कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब रे ऑफ लाइट जाएगी तो ये हमारा जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई बोलते हैं। और ये जो हमारा एंगल ऑफ क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, इसको आर बोलते हैं। अच्छा, हमें ये पता है कि ये जो रे ऑफ लाइट है वो तो कहीं स्ट्रेट ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर्मल के तरफ मुड़ गई है। मतलब अगर हम लोग बात करें ये एंगल आई है तो ये टोटल एंगल भी हमारा आई होता है, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये आई होता है, ये भी आई होता है, लेकिन ये जो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है, इसका मतलब क्या है कि आई से जो ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच, ये वैल्यू कम हो गई है। मतलब एंगल आई जो है हमारा वो एंगल आर से ग्रेटर देन हो गया है यहाँ पे। अगर नॉर्मल की तरफ ये रे ऑफ लाइट मुड़ गई है तो ये हमारा क्या होगा, एंगल आई एंगल आर से बड़ा हो जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के हम लोग पहले क्वेश्चन पे आंसर टिक करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ऐसे ही क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ेंगे और हम ऐसे फिगर बना लेंगे और देखेंगे कि एंगल का क्या मामला है, मतलब क्या कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन के लिए आपको इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत थी ही नहीं, आपको डायरेक्ट जो चीज़ें पता है उससे ही आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट को अप्लाइड किया और हमारा ऑप्शन आंसर हमारा आ गया। तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ये सारा कॉन्सेप्ट बताया गया है यहाँ, जो प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, अगर आपने देखा होगा तो ये सारी बातें आप लोग को बहुत ही आराम से समझ में आ रहे होंगे। अच्छा, अब सेकेंड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो देखिए फिर से क्या करना है, पैसेज हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू मीडियम, एयर टू, यहाँ क्या होगा, यहाँ एयर टू ग्लास मीडियम लिख सकते हैं। एयर टू ग्लास मीडियम द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ 45 डिग्री, यानी आई की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 30 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब आर की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है। अच्छा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अच्छा, सेकेंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसका मतलब U2 अपन UI की वैल्यू निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले से हम लोग को ये चीज़ें पता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे भी एक सरफेस बनाते हैं। ये हमारा एंगल ऑफ, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे एयर से ग्लास मीडियम में जा रही है, इसका मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी। तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और हमारी आई और आर की वैल्यू दी हुई है और हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसका मतलब अगर हम लोग इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू U1 मान लें और इसके U2 मान लें, तो हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये चीज़ें पता है कि इसका जो ये जो एंगल है इसको अगर साइन के साथ ले लें और मल्टीप्लाई कर दें U1 इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो वो किसके बराबर होता है,
साइन का एंगल इसके साथ आर के साथ और U2 के, मतलब ये बातें हम लोग को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोग को पता है। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन आई और साइन आर को एक तरफ लिख लें, अगर साइन आई और ये साइन आर इधर आ गया तो ये क्या हो जाएगा U2 अपॉन U1। अच्छा, U2 अपॉन U1 की ही वैल्यू को हम लोग को फाइंड करना है, जैसे कि U21 निकालना है तो U21 को हम लोग U2 अपॉन U1 लिख सकते हैं, तो यही वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब इस वैल्यू के लिए हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू नहीं दिया हुआ है ये, लेकिन एंगल की वैल्यू हम लोग को पता है, एंगल आई और एंगल आर यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी एंगल को यहाँ पे रखेंगे साइन के साथ, और जो वैल्यू हम लोग को पता होती है साइन के साथ, जो साइन 45 और साइन 30 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए यहाँ पे, तो वहाँ से निकाल सकते हैं। इसका मतलब U21 को हम लोग साइन आई अपन साइन आर लिख सकते हैं, जब ये इसके इक्वल है और ये वैल्यू इसके इक्वल, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, साइन की जो आई की वैल्यू हो 45 डिग्री तो साइन 45 डिग्री, और आर की वैल्यू 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री। अच्छा, साइन 45 की वैल्यू आप लोग को याद होनी चाहिए, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये वैल्यू आप लोग को याद होना जरूरी है। अच्छा, U21 को अब क्या लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 1/√2, और ये जो नीचे 2 होगा तो 2 पर चला जाएगा। अच्छा, इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब ये 2 है इसको हम लोग √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं, जब मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को वैल्यू को क्या आएगा 2 आ जाएगा, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल और √2 बचा, तो √2 की वैल्यू हम लोग को पता है 1.441 होती है। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे क्या हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए पहला ही ऑप्शन हमारा 1.41 दिया हुआ है, तो इसका भी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड हमें क्या हुए। सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए, बिना पैसेज पढ़े भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं, इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मिनिमम। अच्छा, किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होगी। अच्छा, तो इसके लिए पहले हम लोग थर्ड क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पढ़े हुए हैं कि अगर किसी भी मीडियम का अगर उसका वेलोसिटी दिया हुआ है तो हम लोग उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये चीज़ हम लोग को बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मिनिमम, मतलब ये जो स्पीड है किसी भी मीडियम में, ये जो लाइट की स्पीड है सबसे कम किस में होगी, मिनिमम किस में होगी। तो मान लीजिए अगर ये जो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू अगर मिनिमम चाहिए, इसका मतलब जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, उसको सबसे ज़्यादा चाहिए वैल्यू। तो हमें ये चीज़ें बिल्कुल पता होनी चाहिए कि डायमंड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, डायमंड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होती है इन तीनों मीडियम के रिस्पेक्ट में। जैसे पहले तो डायमंड होगा, फिर हमारा ग्लास का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, फिर वाटर का होता है, उसके बाद एयर का होता है। तो ये हमारा ऑर्डर हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अगर ये किसी को इस याद होगा तो यहाँ पे इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो डायमंड की अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये वेलोसिटी इसकी कम होगी, तो स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में कम होगी, तो डायमंड मीडियम में स्पीड जो होगी वो कम होगी। तो ये बातें बिल्कुल हमें ध्यान में रखनी थी। अच्छा, एक बार अगर हम लोग पैराग्राफ को पढ़ते तो पैराग्राफ में क्या होता है, इस क्वेश्चन को लिखा नहीं, ये क्वेश्चन क्यों दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन में से हमें 4 क्वेश्चन करना है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इधर देखो तो फोर्थ और फिफ्थ, तो 5 क्वेश्चन में से कोई 4 ही क्वेश्चन करना रहता है। तो अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा तो वो पहला दूसरा कर ले और तीसरा चौथा भी कर ले, लेकिन चौथा पांचवा, लेकिन हम जब यहाँ पे बता रहे हैं आपको वीडियो में, तो हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे जिससे आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का जो है बेनिफिट मिल सके। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 1.5। अच्छा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे जो है चौथा क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ग्लास का क्या दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर को हम लोग को पता है वैक्यूम में भी लिख सकते हैं, तो एयर या वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब जो हमारी वेलोसिटी किस में है, एयर में दी हुई है 3 ×
10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब ग्लास में जो हमारी स्पीड होगी वही वैल्यू को फाइंड करना है। अब ये जो फार्मूला ऊपर हम दिखाए हैं आप लोग को, वही फार्मूला रहेगा। देखिए मैं क्या बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अगर कोई भी रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक वीडियो है जिसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया गया है। तो आप लोग वो वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये फार्मूला लगाया जा रहा है। अच्छा, इसमें देखिए एक वेलोसिटी हम लोग को एयर की दी हुई है, मतलब एयर मीडियम में जो वेलोसिटी है स्पीड लाइट की वो दी हुई है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, और हमको क्या निकालना है, ग्लास का वो वेलोसिटी क्या होगा ये चीज़ फाइंड करना है। मतलब मीडियम में क्या होगा स्पीड, जो लाइट की स्पीड है वो, तो हम लोग को पता है यूजी ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये वी क्या है, ये सी की वैल्यू है ना, जैसे वैक्यूम को क्या बोलते हैं, जैसे वेलोसिटी इन वैक्यूम क्या बोलते हैं, सी से, और ये वेलोसिटी इन एयर है, तो वैक्यूम और एयर को दोनों हम लोग एक मान के चलते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। अब यू की वैल्यू को फाइंड करना है, और वी और यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से वी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी वेलोसिटी इन ग्लास मीडियम। तो जब वी उधर जाएगा तो यू नीचे, तो वी अपन यू और वी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ यू की वैल्यू 1.5। तो ये पता है कि 1.5 जो ये 3 है वो डबल होता है, तो 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी क्या हो गई, ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी हो गई ग्लास के मीडियम में। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ऑप्शन में देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन हमारा ये दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देखिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसीलिए न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें दिया हुआ है, इसीलिए आपको जो फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग कर सकते हैं। अब जैसे इसमें ये पैसेज में लिखा हुआ है, तो साइन आई और साइन आर से हम लोग क्या वैल्यू, ये जो क्वेश्चन में हमारे पूछा हुआ था, जैसे यहाँ पे साइन आई और साइन आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे थे, वो यही चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पहले से ही जानते हैं तो हम लोग पैसेज पढ़ के टाइम नहीं बर्बाद करने वाले हैं। हम लोग को डायरेक्ट अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें फार्मूला पता है, और हम लोग डायरेक्ट उस फार्मूले को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज़ 2। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करें, फिफ्थ वाला, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए का दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू बी, और ये वैल्यू 2 दी हुई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमारी 2 वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। अब निकालना क्या है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी उल्टा पूछ दिया है यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, उल्टा पूछ रहा है, मतलब ए और बी से रिलेटेड दिया हुआ है और बी और ए से रिलेटेड पूछ दिया है, यानी उल्टा। तो हम लोग को ये फॉर्मूला भी पता है कि U12 को अगर हम लोग को फाइंड करना है और U21 दिया हुआ है तो इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो इस केस में भी सिमिलर वही है, तो UBA को निकालना है तो 1/UAB करेंगे, और UAB की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, और 1/2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, UBA हो जाएगी। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि 1/2 दिया हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है, तो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, तो 0.5 हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस ऐसे ही हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल जैसे इसमें दिया हुआ है, तो न्यूमेरिकल के लिए हम लोग को पैसेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। जैसे ये सब प्रॉब्लम दिया हुआ है तो मान लीजिए आपको नहीं भी आ रहा है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट हमारे जो है वीडियो में बताया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले। तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें एक बार, वहाँ से आप लोग को पूरा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन पे देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन में भी हम लोग को क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन पे जाना है कि क्वेश्चन क्या है। अगर हम लोग को डायरेक्ट आंसर मिल जा रहा है अपने कॉन्सेप्ट से तो हम लोग को पैसेज पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, और अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन का आंसर तो तब हम लोग पैसेज पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा पैसेज दिया हुआ है, रेयर और डेंसर मीडियम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन के थ्रू पूछा जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास
तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर एयर से ग्लास के मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब रेयरर से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है। अच्छा, द रे ऑफ लाइट बेंड्स, तो हमें पता है कि रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट कहाँ ट्रेवल करती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल ट्रेवल करती है, जैसे पिछले केस में बताया गया है यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपको अगर जो है कॉन्सेप्ट पूरा पता है तो आपको ये पैसेज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। पैसेज आप लोग तब पढ़िए जब आप लोग के पास जब ज़्यादा टाइम हो, आप लोग पूरे कॉन्सेप्ट से समझ आता चाहते हैं। लेकिन जो मेरे वीडियो को पहले वीडियो से फॉलो करता हुआ आ रहा होगा, उसको यहाँ ये क्वेश्चन क्या लग रहा है, वो पहले क्वेश्चन पढ़ा, डायरेक्ट आंसर उसको पता चल गया, वो डायरेक्ट टिक कर दिया, आगे बढ़ गया। लेकिन जिसको अगर ये भी लाइन नहीं पता है फिजिक्स का, ये जो लाइन लाइट चैप्टर में ये पहला लाइन अगर नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, वो पहले ये पूरा जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, केस ये जो पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ेगा, फिर क्वेश्चन को यहाँ पे अप्लाई करेगा कि कहाँ पे वो आंसर मिल सकता है, तब हम लोग इसका आंसर टिक करेंगे। लेकिन जो अगर पहले वीडियो से मुझे फॉलो किया होगा, वो इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर उसको दिख गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि ए रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम ए मीडियम ए टू अनदर मीडियम बी। अच्छा, एक रे ऑफ लाइट जो है मीडियम ए से मीडियम बी में पास कर रही है। तो हम लोग जो है एक बार फिगर बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो देखिए फिगर बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारा क्या दिया हुआ है, रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम मीडियम ए टू बी, मतलब कोई हमारा मीडियम ए है अगर, और कोई अगर मीडियम बी है, हमारा दो मीडियम अगर दिया हुआ है, तो रे ऑफ लाइट पास कर रहा है। और हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है कि नो बेंडिंग ऑफ लाइट ऑकर्स इफ़ द रे ऑफ लाइट हिट द बाउंड्री ऑफ मीडियम बी एट एन एंगल ऑफ किस। तो ये देखिए इसमें दिया हुआ है कि अगर हमारा रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम मान लीजिए ट्रेवल कर रहा है, और लिखा है कि नो बेंडिंग ऑफ लाइट ऑकर्स। अच्छा, नो बेंडिंग ऑफ लाइट कब ऑकर करेगा, मान लीजिए अगर ये रेयरर मीडियम हुआ, ये डेंसर मीडियम, अगर हम लोग पहले मीडियम को रेयरर मान लेते हैं और दूसरे मीडियम को डेंसर मीडियम, तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, यहाँ पे एंगल आई क्रिएट होगा और ये टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगा। अच्छा, लेकिन एक ऐसा केस हम लोग जानते हैं कि रे ऑफ लाइट अगर इस सरफेस के नॉर्मल आती है, ये सरफेस हुआ हमारा, और इस सरफेस के अगर परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट आ रही है, तो हम लोग को ये पता है कि ये जो रे ऑफ लाइट आई है वो बिना डेविएशन के या फिर बिना बेंडिंग के ही सेम पाथ को फॉलो करती हुई आगे बढ़ जाएगी। यानी क्या हुआ कि हमारा जो केस था, जो यही केस पूछ रहा है कि नो बेंडिंग ऑफ लाइट ऑकर्स, तो बेंडिंग ऑफ लाइट क्या हुआ, नहीं यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि जो है नॉर्मल पे आ रही है इस सरफेस के अलॉन्ग, तो क्या हो रहा है, नॉर्मल से ही वो चली भी जाती है। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि इफ़ द रे ऑफ लाइट हिट्स द बाउंड्री ऑफ मीडियम बी, मतलब ये मीडियम बी हुआ, और अगर इस सरफेस पे अगर ये जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है, तो वो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, मतलब इंसिडेंट रे और ये जो हमारा सरफेस है इसके अलॉन्ग कितने डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, इसी एंगल को हम लोग को बताना है। और हम लोग को पता है कि ये जो एंगल क्रिएट होता है वो 90 डिग्री होता है, ऐसा हमने अपने वीडियो में बताया हुआ है। और 90 डिग्री होगा क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल के अलॉन्ग ये रे ऑफ लाइट अगर सरफेस के आ रही है, नॉर्मल के अलॉन्ग आएगी तभी ये रे ऑफ लाइट जाएगी। अच्छा, तो नॉर्मल के अलॉन्ग आ रही है, तो नॉर्मल और ये सरफेस के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं, ऑप्शन सी हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, लेकिन जब आप लोग इसको, जब ये हमारा पैसेज दिया हुआ है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला है कि 90 डिग्री इसमें कहीं लिखा होगा, ठीक है, 90 डिग्री नहीं लिखा होगा इसमें। लेकिन अगर हम लोग को ये कॉन्सेप्ट अगर मेरे वीडियो में आप लोग पढ़े हुए हैं, तो आप लोग को ये ज़रूर पता होगा ये कॉन्सेप्ट कि एंगल अगर 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर ये नॉर्मल के अलॉन्ग इंसिडेंट रे आ रही है, तो दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने पे वो विदाउट डेविएशन या फिर नो बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, यानी वो अपने पाथ को फॉलो करके सेम पाथ पे ट्रेवल कर जाएगी। तो ये चीज़ें आप लोग को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, मतलब जो एंगल क्रिएट हो रहा था वही एंगल के बारे में यहाँ पूछ रहा था, तो 90 डिग्री।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग को पता है कि रिमेन सेम, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो वीडियो मेरा देखा हुआ मैंने अपने वीडियो में ही बताया हुआ है। लेकिन मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा है या फिर जो मेरा वीडियो देखा हुआ है वो भी भूल गया है, तो अब ऐसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए अब हम लोग पैसेज पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मान लीजिए न्यूमेरिकल अगर आ रहा है क्वेश्चन में, जैसे पिछले केस में ये सब क्या हो रहा था, ये न्यूमेरिकल पूछ रहा था हमको, ये न्यूमेरिकल यहाँ पे आ रहा था। और अगर न्यूमेरिकल कब आएगा हम लोग को सॉल्व करने, जब फार्मूला पता होगा तो फार्मूला हम लोग रख दिए। लेकिन अगर ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर हमें आ जा रहा है तो हमें इसका आंसर मान लीजिए नहीं पता है, नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, पैसेज पढ़ेंगे। पैसेज में से हमारा आंसर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, इसका गारंटी नहीं है। लेकिन हम लोग क्या है, पैसेज दिया हुआ है, एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं पैसेज और देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो है कहाँ पे कॉन्सेप्ट इस पूरे पैसेज में दिया हुआ है। फिर जहाँ फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आया होगा वहाँ पे चेक करेंगे अगल बगल कि जो है ये इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है या रिमेन सेम कहीं दिया हुआ है क्या, ये चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते हैं हम लोग, व्हेन द रेज ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर द पाथ ऑफ लाइट इज डेविएटेड। हाँ ये तो क्लियर है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर रे ऑफ लाइट आ रही है तो डेविएशन होता है पाथ पे, लाइट का जो पाथ होता है वो डेविएट हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये फिनोमेना क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अच्छा अब क्या लिखा हुआ है, द बेंडिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम थ्रू विच द लाइट पास। ये भी सही है कि हमारी जो डेंसिटी होती है उसके आधार पर हम लोग बेंडिंग कराते हैं। मतलब क्या है कि अगर रेयरर मीडियम ऊपर हुआ और नीचे डेंसर हुआ, डेंसर मीडियम, तो क्या होगा, ये नॉर्मल कहलाऊँ टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी ये रे ऑफ लाइट। लेकिन अगर ऊपर डेंसर मीडियम हो गया और नीचे रेयरर, तो क्या होगा कि अगर रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है तो ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, जो बेंडिंग हो रहा है यहाँ पे वो मीडियम से ही हम लोग को बातें क्लियर हो पा रही हैं। मतलब जो ये बेंडिंग हो रहा है वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, यही लिखा हुआ है, द बेंडिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम थ्रू विच लाइट पासेज। ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ कि द स्पीड ऑफ लाइट वेराइज फ्रॉम मीडियम टू मीडियम, ये चीज़ें भी क्लियर हैं। और उसके बाद देखिए मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर इज़ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ये भी हम लोग क्लियर है कि अगर कोई रेयरर मीडियम है तो वहाँ पे क्या होगा, स्पीड जो होगा वो लाइट का ज़्यादा होगा। अच्छा अब देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर एज इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज़ लेस, मतलब जिस मीडियम में स्पीड जो है लाइट की कम होगी उसमें ऑप्टिकल डेंसर मीडियम बोलेंगे। ये तो डिफिनीशन ही है डेंसर और रेयरर मीडियम का, तो वही चीज़ दिया हुआ है। अच्छा अब देखिए क्या लिखा है, वेन एवर लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, मतलब जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है, पास कर रही है, तो क्या होगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। यहाँ देखिए यहाँ ये वर्ड लिखा हुआ है, यहीं से हमारा आंसर आने वाला है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। फ्रीक्वेंसी क्या होगा हमारा, रिमेन सेम, मतलब चेंज नहीं हो रहा है। अगर उसका मतलब क्या है, रिमेन सेम या फिर कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको, कांस्टेंट। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन सेम। तो देखिए हमारा ये जो पैसेज पढ़ना था, ये पैसेज पढ़ के हम लोग को क्या आंसर आ गया, रिमेन सेम हम लोग का आंसर आ गया। अगर वही चीज़ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिमेन सेम के जगह पे अगर डज नॉट चेंज लिखा होता तो हम लोग इस ऑप्शन को भी टिक कर लेते। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर क्वेश्चन आप डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर आंसर नहीं मालूम चल रहा है तो आप पैसेज पढ़िए। अगर ऐसा है कि आप लोग क्वेश्चन पढ़े आंसर आ गया तो पैसेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। पैसेज में भी वही सब बातें लिखी होती हैं जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन हम लोग को आ रहा है तो हम लोग पैसेज पढ़ने की क्या हो सकता है, इसीलिए पैसेज पढ़ के हम लोग टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास टू वाटर, मतलब ग्लास मीडियम कैसा हो गया, ग्लास मीडियम हमारा डेंसर मीडियम, डेंसर, और वाटर हमारा क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम। क्योंकि हम लोग को पता है कि ग्लास की जो डेंसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। जैसे अभी हमने ये पिछला यहाँ पे बताया हुआ है कि डायमंड में जैसे क्या हो रहा था कि स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम हो रहा था, क्योंकि डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती थी और उसके बाद ग्लास की होती थी, फिर वाटर। इसका मतलब यहाँ पे ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे ज़्यादा है, वाटर से ज़्यादा है। तो वही चीज़ इसमें हम लोग को समझना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ग्लास की ज़्यादा होती है, यानी वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जा रहा है।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास का वाटर से ज़्यादा होता है। अच्छा, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा अगर ग्लास से वाटर में जा रही है, तो ये चीज़ सोचने वाली है। यानी डेंसर से रेयर मीडियम में जब रे ऑफ लाइट जा रही है तो हमारा स्पीड क्या होगा। अच्छा, स्पीड के लिए हम लोग को पता है कि यू मीडियम का निकालना है तो C/Vm हम लोग जानते हैं। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी उसकी कम होगी। इसका मतलब ये है कि अगर ग्लास मीडियम का हम लोग को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। और अगर वाटर का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ कम है फिर ज़्यादा होती जा रही है। तो वेलोसिटी जब ज़्यादा हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो जा रही है वेलोसिटी, इंक्रीजेज। मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है अगर ग्लास से वाटर में जाए तो ये हम लोग ऑप्शन ए टिक कर सकते हैं क्योंकि इंक्रीजेज हम लोग को पता है यहाँ पे। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन था। 5th क्वेश्चन देखते हैं कि द बॉटम ऑफ पूल फिल्ड विथ वाटर अपीयर्स टू बी, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे फिलअप करने को दिया हुआ है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी सही होगा। लेस डीपर हम लोग को दिखता है। जैसे अगर हमारा पूल है, मान लीजिए ये हमारा पूल हो गया, ये पूल का अगर सरफेस है, सरफेस, और अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा आई है ऑब्जर्व करने के लिए, तो हमारा क्या है, मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा पूल है। तो अगर हम लोग इस पॉइंट को अगर ऑब्जर्व करना चाहते हैं, अगर अपनी आँखों से देखना चाह रहे हैं, तो होगा क्या कि रे ऑफ लाइट यहाँ से निकलेंगे ऐसे। ये हमारा कैसा मीडियम होगा, पूल में क्या होगा, वाटर होगा, और ये वाला मीडियम एयर वाला होगा। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। अच्छा, वाटर से एयर यानी डेंसर से रेयर मीडियम में तो रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल से हो जाएगी। अच्छा, अगर यही रे ऑफ लाइट अगर इस यहाँ से पास करे तो क्या होगा कि इस सरफेस के अलॉन्ग नॉर्मल बनाएंगे, और नॉर्मल बनाने से क्या होगा, ये भी वाटर का मीडियम और ये ऊपर वाला एयर का मीडियम, तो क्या होगा यहाँ से भी अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंडिंग हो जाएगी। लेकिन हम लोग को पता है कि इस पॉइंट का इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए 2 रे ऑफ लाइट, जैसे हम लोग चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि 2 रे ऑफ लाइट तो मिनिमम चाहिए ही जिससे इमेज का फॉर्मेशन हो सके। तो इमेज के फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग बैकवर्ड रे ऑफ लाइट को बैकवर्ड मिलाएंगे इन दोनों रे ऑफ लाइट को। तो ये जहाँ पे ये दोनों रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे इस पॉइंट का जो है इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, जब रे ऑफ लाइट को हम लोग अगर यूज कर रहे हैं, मतलब मिला रहे हैं एक दूसरे पास, तो ये कैसा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। और जहाँ वर्चुअल होता है वहाँ पे इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब जो इस क्वेश्चन के हिसाब से समझना है कि अगर यहाँ वाला पॉइंट हम लोग देखना चाह रहे हैं पूल में, तो वो हम लोग को ऊपर दिखेगा। ये चीज़ समझना है कि अगर यहाँ वाला पॉइंट अगर हम लोग को देखना है पूल में, तो वो थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। अच्छा, ऊपर दिखने से क्या हो रहा है कि हमारा ये जो पोजीशन टोटल है, ये जो यहाँ का पॉइंट है, इसको अगर हम लोग एक्चुअल पोजीशन अगर बोलें, एक्चुअल पोजीशन, तो ये हमारा जो पोजीशन है वो कौन सा पोजीशन होगा, वो अपेरेंट पोजीशन होगा। मतलब जो हम लोग को दिख रहा है अपेरेंट पोजीशन, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन इस पॉइंट का यहाँ पे है। तो इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि ये जो हमारा जो ये पूल है, इसमें सबसे ज़्यादा डीप मतलब गहराई कहाँ है, गहराई दिखने में तो यहाँ तक है, लेकिन हम लोग को दिखता कहाँ तक है, यहीं तक दिखेगा। ये इस पॉइंट का इमेज का फॉर्मेशन यहाँ होगा। तो हम लोग को लगेगा कहीं वाटर का सरफेस जो मतलब जो सरफेस होगा पूल का नीचे बॉटम ऑफ सरफेस, वो क्या होगा, वो कहीं यहाँ पे होगा। तो ये क्या दिख रहा है हम लोग को, लेस डीपर दिखेगा। लेस डीपर यानी कि ज़्यादा गहराई तक नहीं दिखेगी। ये पहले ही गहराई तक हम लोग को मालूम चल जाएगा कि यहीं तक पॉइंट का मतलब यहीं पे जो है इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमें क्या दिखेगा, इसीलिए लेस डीपर दिखेगा। दिखना तो चाहिए था यहाँ पे, ये ज़्यादा मतलब असली वाला जो पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे है, लेकिन हम लोग को दिखता कहाँ है, यहाँ पे। तो डीपर तो ये वैल्यू हो गई, लेकिन हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या हो गई, ये लेस डीपर हो गई। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हमारा लेस डीपर हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इस वीडियो में कि केस स्टडी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं अगर आएगा तो। और रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा।
और जितने भी तरह के जो केस स्टडी के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैंने अपने लेक्चर्स में सब कुछ बताया हुआ है कि सारे कॉन्सेप्ट से ये देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो केस स्टडी का क्वेश्चन जो है आप लोग समझते हैं कि एकदम मतलब लगेगा ही नहीं, वो बिल्कुल बेकार बातें हैं। अगर आप लोग अपने से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखे हैं तो बिल्कुल आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।